अब जाहिर है कि आपको पता है कि ये मामला जुड़ा हुआ है कश्मीर कश्मीर के इशू के साथ, लेकिन वहां पर जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के मकामी लोग क्या बेहतर समझेंगे कि इसको एक सूबे की तरह ही लिया जाए या बकायदा एक सूबा बनाया जाए। अगर इस तरह ही इलेक्शन करानी है तो इससे बेहतर है कि आप पहले से फहरिस्त जारी कर दें कि यार ये बंदा जीता है, ये बंदा हारा है, और ये जो अरबों का खर्चा हुआ है उससे हम बच जाए, क्योंकि वैसे ही हम मकरूज मुल्क हैं, हमें IMF की तरफ जाना होता है, तो फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक तरह से लिंक्ड होती है। अब तो चीनी भाई भी आपको यही बोल रहे हैं ना कि यार आप अपने घर को संभालो इससे पहले कि आप हमारे पास आओ। तो जब पूरी दुनिया से आपको एक ही आवाज आ रही है तो फिर शायद सुन लेना चाहिए। ईरान को हमला करना पड़ेगा। देखिए, ये आप बर्दाश्त, आप जरा देखें किस वक्त कत्ल किया था इस्माइल हानिया को। उससे 3 घंटे पहले नए सदर की हलफबरदारी हुई थी। पूरी दुनिया के रहनुमा पहुंचे हुए थे वहां से, 150 फॉरेन डिग्नेटरीज वहां पर थे। तो आपने जानबूझकर ईरान को शर्मिंदा करने की कोशिश की ना। ये जंग उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक नेतन्याहू चाहता है, क्योंकि जब जंग खत्म होगी, अगर आप इजराइल की पोलिंग देखें तो 70 से ज्यादा फीसद कहते हैं कि जी जैसे ही जंग खत्म होती है इस बंदे को हम कुर्सी से हटाएंगे। तो ये इक्तदार के लिए ये लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को कत्ल करने के लिए तैयार है। और अमेरिका की पूरी बैकिंग है, जर्मनी की पूरी बैकिंग है, पूरी EU की बैकिंग है, पूरे मगरबी ममालिक की बैकिंग है। बदकिस्मती से खित्ते के जो अरब ममालिक हैं उनकी भी बैकिंग है। ये चीजें वाज़ेह है, हालात से आपके सामने है सर, हम सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम GB टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाजरीन, आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़ौक्तन मुल्की अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके शोबे से मुतल्लिक आपके मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज मुल्की सतह की एक अहम तरीन शख्सियत जो निजी दौरे पर यहाँ बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए थे और हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने सियाचिन टाइम्स के नाजरीन के लिए कुछ वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मेरी मुराद है जनाब ज़रार खोड़ो साहब। आप मुल्की सतह पे सहाफ़त का एक जाना माना नाम है और आपका नाम ही आपका तारुफ के लिए काफ़ी है। प्रिंट मीडिया के हवाले से भी आपकी बड़ी खिदमत रही और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने मुल्क के जितने बड़े चैनल्स हैं उनमें से कई एक में आपने काम किया और इस वक्त डान टेलीविज़न में दूसरे 2 हमारे एंकर्स वसतुल्लाह खान साहब और शाहज़ैब जिलानी के साथ मिलकर जो मशहूर प्रोग्राम है, उनका मकबूल प्रोग्राम ज़रा हट के, उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप स्कर्दो में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर जी, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त दिया। पहला सवाल तो मैं ज़ाहिर आपसे ये करूँगा, क्योंकि आपका बल्तिस्तान का ये पहला दौरा है, तो बल्तिस्तान को इसके जोग्राफिया के लिहाज से और फिर लोगों के लिहाज से यकीनन आपके इंटरेक्शन इन 3-4 दिनों में रही होगी, तो बल्तिस्तान को आपने कैसा पाया? देखिए, बहुत खूबसूरत जगह है जोग्राफिया के लिहाज से। जी, लेकिन जितनी खूबसूरत जोग्राफिया है उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग। और जहां तक कि मैंने इसको कैसा पाया, तो आप देख सकते हैं जो मेरा नाक टमाटर जैसा हुआ है, तो ये देवसाई का ही तोहफा है। जी हाँ, यकीन, क्योंकि वहां पर आपको पता है धूप बहुत तेज होती है, हम कराची वाले हैं, हम साहिली लोग हैं, हमें आइडिया नहीं था कि कितना होता है। तो 2 मिनट भी आप बाहर निकले ना तो एकदम रंग बदल जाता है। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। रीछ भी नजर आए थे, शुक्र है उन्होंने हमला नहीं किया हमारे ऊपर। लेकिन वो भी मेहमानों को पहचान लेते हैं, मेहमानों को एहतराम करते हैं। हो सकता है उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये भी एक सही जी। तो यहाँ आपने ये जो मुख्तसर आपका क़याम रहा 3 से 4 दिन में, तो कौन कौन से ऐसे सयाहती मकामात है जहाँ पे आप गए और वहाँ देखिए, सोक वैली हम गए, सतपरा गए, हाँ बहुत जगह हैं जिनका नाम नहीं, शिगर फोर्ट गए हम जी। और फिर कोई 3 दिन हमने देवसाई में गुजारे। वहाँ पर कैंपिंग में वो मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार मुकाम था, चीज होगी। सही। तो यहाँ पर हम घूमे, 6 दिन का था। आपको पता है कि मतलब यहाँ पर बंदे को कम से कम 15-20 दिन चाहिए। जी, अगर सारे इलाकों में तफसील से घूमे तो। हाँ, अगर थोड़े से इत्मीनान के साथ देखा जाए, नहीं तो अगर एक दिन में 4 जगह जाए तो फिर आपको पता है कि किसी एक जगह का इतना मजा नहीं आता। तो बहैसियत एक सयाह के आप जो मुख्तलिफ मकामात पे गए, आपने यहाँ के जो सयाहों के लिए जो सहूलतें हैं उसको कैसे पाया और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो टूरिज़्म का शोबा है वो मज़ीद ग्रूम का जब फ़रोग मिले उसको? देखिए, मैंने तो देखा कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। जी।
तो और जितने लोगों को मैंने देखा वो मुतमईन थे। अब जाहिर है कि जो मकामी हालात हैं और जो मकामी मुश्किलात हैं वो आप जैसे मकामी लोगों को बेहतर जी जी समझ जी में आती है। अगर मैं एक चीज़ का जिक्र करूं तो अब जाहिर है कि जिस होटल में हम रह रहे थे वहां पर सब में जनरेटर था, लेकिन ये तो वाज़ेह है ना कि दिन में कोई 12-14 घंटे की तो मेरा ख्याल है लोड शेडिंग का लोड सिलसिला शेडिंग है। होती है। अगर ये शायद बेहतर हो जाए और खासतौर पर पीक सीजन में, तो जो पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए बेहतर होगा। सही। और इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो तो फिर जाहिर है कि सयाहों के लिए भी बेहतर होगा। जी जी लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट आती है जी जी स्कर्दू, और पिछले कई सालों में मेरा ख्याल है कि शायद आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन टूरिज्म के शोबे को भी काफी बूस्ट मिला है। जी जी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और ये मतलब यहाँ के लोगों के लिए, सयाहों के लिए, कि यार कचरा ना फैलाया करें। ठीक। क्योंकि अक्सर मतलब बहुत लोग ख्याल भी रखते हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई चिप्स का पैकेट बाहर फेंक देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह आपने देखा है कि अपने जैसे माहौल को, हमने अपने अपने माहौल को, और मतलब अगर देखिए, मेहमानों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेजबानों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो हम मेहमान हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह हमने इस जगह को पाया है हम उसी तरह इसको छोड़ कर जाएं। जी जी तो ये मैं जरूर कहना जी। जहाँ आपने बिजली के शोबे का जिक्र किया, अगरचे देखा जाए तो हम दरिया सिंध उसके किनारे पे आबादी है और बहुत तो यहाँ पे नदी नालों की फरावानी है। बिल्कुल। और एक मोहतात स्टडी के मुताबिक 50 से 60 हज़ार मेगावाट पन बिजली यहाँ पे आसानी से बन सकती है। बदकिस्मती यहाँ पे जो दूररस नताइज के हामिल बड़े मनसूबे नहीं लगे। अगर माजी में लग जाते तो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का इलाका बल्कि मुल्क को भी हम यहाँ से बिजली दे सकते थे। तो इस प्रोग्राम की वसातत से भी हम ये यकीनन जो अरबाब इख्तियार है उनके नोटिस में लाना चाहते हैं। बिल्कुल लाना चाहिए। क्योंकि पीक सीजन है, जुलाई और अगस्त यहाँ का पीक सीजन होता है। इसमें भी अगर लोड शेडिंग से न सिर्फ यहाँ के मकामी लोग जो है बल्कि वहाँ से आने वाले टूरिस्ट भी बुरी तरह जो मुतासिर हो रहे हैं, तो इसका यकीनन सीरियस नोटिस लिया जाना चाहिए। तो यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी के बाद से एक मखसूस सेटअप में रखा हुआ है और यहाँ के अपने मखसूस मसाइल हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जो जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जगह तो अहम है ना। अब हमें जैसे, अब आप बेहतर जानते होंगे, कुछ देर पहले प्रोविंस लाइक स्टेटस की बात की थी। अब मुझे नहीं पता कि प्रोविजनल अब जाहिर है कि आपको पता है कि ये मामला जुड़ा हुआ है कश्मीर के इशू के साथ, लेकिन वहां पर जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के मकामी लोग क्या बेहतर समझेंगे कि इसको एक सूबे की तरह ही लिया जाए या बाकायदा एक सूबा बनाया जाए। मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल बातें हैं ना कि यार अगर यहाँ से ये किया जाए तो फिर उस पर ये असर पड़ेगा, वहां तो डी फैक्टो एक चीज हो गई है ना। तो मेरा ख्याल है कि वही हल होना चाहिए जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक में हो। जी। अब वो क्या है उसका फैसला मेरा ख्याल है कि कराची में बैठ के हम नहीं कर सकते, लाहौर में बैठ के नहीं कर सकते। जाहिर है कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, लेकिन सारी बात मुशावरत के साथ होनी चाहिए। आई मीन आपको ये पता है कि जब एक कोई भी सोल्यूशन किसी के ऊपर फोर्स की जाए, इम्पोज की जाए, सही है वो आप डंडे के जोर से किसी चीज को चला लेते हैं, लेकिन एक हद तक। जब तक अवाम की राय आपके साथ नहीं है, जब तक लोग आपके साथ नहीं है, तो कोई भी हल देर पा नहीं हो सकता। सही। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इसमें। बहरहाल आपकी बात को आगे बढ़ाते मैं सिर्फ एक सेंटेंस इसमें ऐड करूंगा। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत इन्होंने जंग लड़ी, बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत उन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक किया और इन 76 सालों में वो इल्हाक की ही तहरीक चला रहे। और यकीनी बात है जो ग्राउंड रियलिटीज़ का अगर सामने रखा जाए तो टिल द सोल्यूशन, अगर कश्मीर इशू की वजह से मुतासर है तो टिल द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, इसको प्रोविजनली अगर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ना हमारे कश्मीर काज मुतासर हो सकती है, ना जो है इस पे किसी को एतराज़ हो सकता है। जी, सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मुल्क में एक आइनी और सियासी बहरान के बाद इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद नई रिजीम सामने आई। इसके बावजूद जो पोलिटिकल अनरेस्ट है वो इसी तरह मौजूद है और मुआशी अदम इस्तेहकाम की बातें अब भी चल रही हैं। तो अब इलेक्शन भी हो चुके, अगरचे फॉर्म 45-47 के डिस्कशन भी अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा तो कोई हल नहीं हो सकता। आप बशर्त एक सीनियर तजनिगार के मुल्की हालात को किस नज़र से देखते हैं और मुआशी इस्तेहकाम और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए किस समत में हमें जाना होगा?
देखिए अब जैसे आपने कहा ना कि इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन किस तरह हुए हैं इस पर भी तो हमें गौर जी करना जी चाहिए ना। देखिए अगर इस तरह ही इलेक्शन करानी है तो इससे बेहतर है कि आप पहले से फहरिस्त जारी कर दें कि यार ये बंदा जीता है, ये बंदा हारा है, और ये जो अरबों का खर्चा हुआ है उससे हम बच जाए, बस जाए, ठीक। क्योंकि वैसे ही हम मकरूज मुल्क हैं, हमें IMF की तरफ जाना होता है, तो फिर सही इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। सही। दूसरी बात है कि अगर चीटिंग करनी है तो कोई ढंग से बंदा चीटिंग करे, ठीक है ना। मैं तो चौथी जमात में इससे बेहतर चीटिंग कर लेता था ना, जिस तरह ठीक फॉर्म ठीक ठीक। 47 में की गई है। तो देखें अब अगर हम चाहते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम चले, और मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर सही रहा हूँ, तो फिर जितना साफ और शफाफ चला सकें तो वो बेहतर होता है। सही। नहीं तो फिर कहो कि यार नहीं है जमहूरियत, उससे भी मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि बिल्ली का रंग सफेद है या बिल्ली का रंग काला है। मुझे इस बात से गर्ज है कि क्या वो चूहे पकड़ती है या नहीं। सही सही। तो क्या मौजूदा बिल्ली जो है, स्याह हो या सफेद हो, क्या वो चूहे पकड़ रही है? और मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक तरह से लिंक्ड होती है। अब तो चीनी भाई भी आपको यही बोल रहे हैं ना कि यार आप अपने घर को संभालो इससे पहले कि आप हमारे पास आओ। तो जब पूरी दुनिया से आपको एक ही आवाज आ रही है तो फिर शायद सुन लेना चाहिए। दूसरी बात है कि हमने कितनी बार इस मुल्क में एक्सपेरिमेंट्स देखी है, हर 2 साल 3 साल के बाद। हमें ये जो आप स्क्रिप्ट की आप बात करें जो सामने, कोई नई स्क्रिप्ट तो नहीं है ना सर, ये फिल्म हमने कोई 100 बार देखी है। अदाकार बदलते रहते हैं, डायरेक्टर बदलते रहते हैं, स्क्रिप्ट वही की वही रहती है। सही। थोड़ी सी वक्त के लिहाज के साथ तब्दीलियां उसमें आ जाती हैं, शायद जबान की या तहरीर की, जी जी। लेकिन गेम तो वही है ना। तो अगर आप बार बार एक ही चीज करोगे तो फिर आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि नतीजा भी वही आता है। ठीक। हमेशा जहां तक आजकल के हालात हैं तो बात यहां तक फंसी हुई है कि एक फरीक कहता है कि जी तुम माफी मांगो, दूसरा कहता है कि नहीं पहले तुम माफी मांगो। तो अभी हम इस चीज में फंसे हुए हैं। पिछले 24-48 घंटों में क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देवसाई में था और अल्लाह की फजल से मैं इंटरनेट कनेक्शन और खबरों से कटा हुआ हूँ। लेकिन जब तक ये एक चीज हल नहीं होती तो फिर आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है ना मेरे लिहाज से। अभी जाहिर है जो इलेक्शन हो गए, जो नताइज आ गए, जो उसमें मसाइल सामने आ गए, उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। मौजूदा जिस नहज में हम खड़े हैं यहाँ से बेहतरी के लिए क्या राह है सामने नजर? देखिए बड़ी घिसी पिटी सी बात है, अगेन बड़ी घिसी पिटी सी बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स बात की है कि आप सबको मिलके बैठ के बात करनी हो। ठीक है। अब मसला ये है कि खान साहब जाहिर कहते हैं कि मैंने डायरेक्ट फौज से बात करनी है, वो डायरेक्ट फौज अब देखें DG ISI तो नहीं चल के आएंगे ना जेल मुज़ाकरात करने के लिए। महमूद खान अचकज़ई को नुमाइंदा बनाया है, ये वही महमूद खान अचकज़ई है जिनका मजाक उड़ाया जाता था धरने के दौरान कंटेनर के दिनों में। राइट। तो देखें पॉलिटिक्स जिंदगी और मौत का मसला नहीं है, इसको जिंदगी और मौत का मसला ना बनाए। सही। मैं एक बार फिर कहूंगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सगे दुश्मन थे। जी जी। फिर भी जब एक तीसरा बहुत बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला करना पड़ा मुशर्रफ दौर में, तो वो बैठ के मिसाक जमहूरियत उन्होंने बनाया। ठीक। क्या वो 100% एक परफेक्ट चीज थी? हरगिज नहीं। क्या वो एक कदम था इन राइट डायरेक्शन? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। अब 2018 से लेकर 2020-21 तक आपके पास एक मौका था कि आप सब बैठते और कहते कि जी देखें मैं आपसे नफरत करता हूं, सही, लेकिन हमें फिर भी साथ काम करना पड़ेगा। आप भी इस मुल्क की पार्टी है, हम भी इस मुल्क की पार्टी है, आप भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, आपके भी वोटर्स हैं, हमारे भी वोटर्स हैं। जी। तो एक कहते हैं ना मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तू मुझे खत्म कर देगा, ऐसे नहीं होता। ये पॉलिटिक्स, ये सियासत है जी, ये जिंदगी का मतलब ये ऐसा नहीं है, कोई कबायली लड़ाई नहीं है। कबायली लड़ाई में भी आखिरकार बुजुर्ग बैठ के सुलह मसले का हल निकालते हैं। तो ये बच्चों वाली जो हरकतें हैं ना, ये बराए मेहरबानी खत्म करें, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं, और कहीं मिडिल ग्राउंड में कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है कि ना तुम्हारी ना मेरी, सही, कहीं हम बीच में मिलते हैं और फिर आगे जाके देखेंगे। तो इसके अलावा तो मुझे तो कोई हल नहीं नजर आता, ऐसे ही चलता रहेगा। जी, थोड़ा सा हम इंटरनेशनल सिनेरियो भी अगर देख लें तो जो इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के जो सूरत हाल है, बिलखुसूस पिछले साल अक्टूबर से जो गजा में सूरत हाल जारी है, इसराइली जाहिरियत और बमबारी से 39,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। मेरा तो ख्याल है कि 2 लाख। जी, वो जो खबरों में जो रिलीज़ हो रही है वो यही फिगर्स कोट किए जा रहे हैं। और फिर तेहरान में जो इस्माइल हनिया साहब की शहादत हुई, उसके बाद आप हालात को किस रुख पे जाते हुए देखते हैं, और अल्टीमेटली इसका भी कोई हल निकलेगा या माइट इस राइट वाला सिलसिला, वो जो जालिम जो है मजलूम को और बेगुनाह छोटे निहत्ते बच्चों को मारने का सिलसिला जारी रहेगा? और बिलखुसूस UNO और फिर हमारे OIC जो है वो तमाशा का ही कि देखिए OIC नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। इससे बेहतर कि हम यही बात करें कि कोकाफ में जिन और परियों के बीच में क्या मुज़ाकरात हो रही हैं।
दोनों इमेजिनरी चीजें हैं। जहां तक यूनाइटेड नेशंस है उसके कोई दांत नहीं है, वैसा मतलब कि जैसे अपने पहरे के लिए कुत्ता रखा हुआ है लेकिन ना वो भौंक सकता है ना वो काट सकता है, ठीक है, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। ये जंग उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक नेतन्याहू चाहता है, क्योंकि जब जंग खत्म होगी, अगर आप इजराइल की पोलिंग देखें तो 70 से ज्यादा फीसद कहते हैं कि जी जैसे ही जंग खत्म होती है इस बंदे को हम कुर्सी से हटाएंगे। तो ये इक्तदार के लिए ये लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को कत्ल करने के लिए तैयार है। और अमेरिका की पूरी बैकिंग है, जर्मनी की पूरी बैकिंग है, पूरी ईयू की बैकिंग है, पूरे मगरबी ममालिक की बैकिंग है, बदकिस्मती से खित्ते में जो अरब ममालिक हैं उनकी भी बैकिंग है। ये चीजें वाज़ेह है, हालात से आपके सामने है सर, हम सबके सामने है। और इस्माइल हानिये को तेहरान के अंदर इस तरह निशाना बनाने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि ईरान आप पे हमला करे ताकि फिर आप अब्बू के पास जाएं, अमेरिका के पास, देखें इन्होंने मेरे पे मिसाइल गिराए हैं, आप मेरी मदद कर दें। इस वक्त इजरायली फौज मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। वो एक छोटी सी गजा को नहीं फतह कर सकी। अभी मैं पढ़ा था इजरायली फौज का अपना कहना है कि जी हमारे पास इतने टैंक ही नहीं बचे कि हम लेबनान पे हमला कर सके। ठीक है, हिजबुल्लाह ने दिखा दिया है कि इनकी जो आयरन डोम है जो दुनिया में मशहूर थी कि जी एक परिंदा नहीं आ सकता, उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित कर दिया है। इजरायली फौज जिसके बारे में हम सोचते थे कि शायद खित्ते की सबसे मजबूत फौज है, वो सिर्फ बच्चों, बूढ़ों और बेगुनाहों को कत्ल कर सकती है। जब उनके सामने हमास के जंगजू आते हैं, उन्होंने चप्पलें पहनी होती हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ना सिर्फ इजराइल मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ है, तमाम वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुए हैं, और खित्ते के जितने भी अरब ममालिक हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुए हैं। मैं सोचना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम इंसाफ देखेंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन शायद हम ना देख सकें, शायद हम ना देख सकें। तो ये अभी जो ईरान के जो सॉवरेनिटी पे हमला हुआ, जाहिर है उनका एक मेहमान प्रोवोकेशन है और उनके ऊपर वहां पे हमला हुआ है, तो उन्होंने एक इंतकाम की बात की है, जो सुर्ख झंडा उन्होंने लहराया है। तो इसके बाद आप जिस तरह की आपने अभी बताया कि इसराइल के सपोर्ट में ये जो सारे ममालिक हैं, तो ये खुदा न खासा किसी आलमी जंग की तरफ जा सकती है, या ईरान हमला करने की पोजीशन में है कि नहीं, ये एक नहीं, मेरा ख्याल है ईरान को हमला करना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये आप बर्दाश्त, आप जरा देखें किस वक्त कत्ल किया था इस्माइल हानिये को, उससे 3 घंटे पहले नए सदर की हलफ बर्दारी हुई थी। पूरी दुनिया के रहनुमा पहुंचे हुए थे वहां से, 150 फॉरेन डिग्नेटरीज वहां पर थे। तो आपने जानबूझकर ईरान को शर्मिंदा करने की कोशिश की ना। अब अगर ईरान ने जवाब नहीं दिया, जिस किस्म का भी वो जवाब दें, तो फिर तो वो पूरी दुनिया में मतलब एम्बैरेस होंगे ना, ह्यूमिलिएट होंगे, जलील होंगे इस तरह से। अच्छा, आप सिर्फ ईरान की बात कर रहे हैं, मैं फवाद शुक्र की भी बात करना चाह रहा हूं, जिसको इस्माइल हानिये को कत्ल करने से पहले एक दिन पहले हिजबुल्लाह के इंतहाई सीनियर कमांडर फवाद शुक्र को लेबनान में भी शहीद किया गया था। ठीक, तो ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह दोनों को हमला कोई ना कोई जवाब देना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, हो सकता है एक हफ्ते बाद करेंगे, हो सकता है 2 हफ्ते करेंगे, लेकिन उनको करना पड़ेगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक जी, और जहां तक खित्ते के ममालिक हैं वो भी इसमें नहीं शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी बात करें, देखिए सऊदी अरब इस वक्त चाह रहा है कि वो मुआशी तब्दीली की तरफ जाए। तो अगर जंग होती है खित्ते में तो ये उनके फायदे में नहीं है। सही, मुत्तहिदा अरब इमारात को आप देख लें, अगर वहां पर अगर वो फर्ज करें, मैं नहीं कह रहा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो किसी तरह इजराइल की तरफ अपना झुकाव दिखाएं, अगर 3 मिसाइल गिरते हैं दुबई में, जी, तो क्या होती है दुबई की इकोनॉमिक पोजीशन? जो जितने भी लोग पूरी दुनिया से आए हैं दुबई वहां पे काम करने के लिए, आपका ख्याल है वो रहेंगे वहां पे? तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है, इजराइल है और अमेरिका है। सही। सर जी, हम वापस अपने खित्ते की तरफ अगर आएँ, तो कश्मीर का इशू भी इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर भी, यूएनओ के एजेंडे के ऊपर भी एक पेंडिंग एक इशू है जिसको हल होना है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं और जनरल असम्बली की भी करारदादें हैं, और एक तरफ भारत है कि वो आए दिन उनकी पॉलिसियाँ चेंज होती हैं। पहले तो उन्होंने कहा हम इस्तिस्वाब राय कराएंगे, उससे मुकर गए, फिर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया। आप बहैसियत एक सीनियर तज्ज़िया निगार के, क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है कि कश्मीर का इशू यूएनओ के रेजोल्यूशंस की रोशनी में हल होना है, या फिर इसको यानी किस तरफ इसको जाता हुआ आप देखते हैं कि आखिर इसका एंड क्या होगा? देखिए, यूएनओ के रेजोल्यूशन ये एक कागज का टुकड़ा है, इसको आप फाड़ के भी फेंक दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यूएन की तरफ से अगर कुछ होना होता तो कई दहाइयों पहले हो जाता। ये ताकत की लड़ाई है। इस वक्त भारत हमारे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक
सच है, आप उनकी मईशत देख लें। और अगेन हम इस वक्त कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमने हर 2 सालों के बाद हम नई एक्सपेरिमेंट कर देते हैं अपने बनाने की, किसी चीज को चलने नहीं देते। तो जब तक आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबले का मतलब ये नहीं है कि आप जंग करें, आप मुआशी मुकाबला करें, आप डिप्लोमेटिक मुकाबला करें। अभी पूरी दुनिया का रुख भारत की तरफ क्यों है? क्योंकि उनको पता है ये बहुत बड़ी मार्केट है, उनको चीन के खिलाफ भी मगरिब ने इस्तेमाल करना है। तो जब तक आप अपने घर को सही नहीं करेंगे तो फिर आप कश्मीर की बात क्या कर रहे हैं? सही है ना? तो पहले आप अपने आप को बेहतर करें। अब हम पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी मईशत को मजबूत करना होगा, और फिर हम जाकर किसी कॉम्प्रोमाइज कब होती है जी? सुलह उस वक्त होती है जब 2 फरीक बराबर की बुनियाद या तो बराबर की बुनियाद में, या तो एक को पता होता है कि यार मैं तबाह होने वाला हूं, इससे बेहतर है कि कुछ कर लें। इस वक्त आपको क्या पोजीशन नजर आ रही है? मुझे तो ऐसी पोजीशन नहीं नजर आ रही। और मैं सिर्फ हकीकत पसंदी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है यहाँ पे कहना कि जी बिल्कुल 5 साल के अंदर कश्मीर आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है ना। ठीक सर जी, हमारे जो नाजरीन है वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक मुल्की एक सीनियर तज़्ज़े-निगार के हैसियत से यहाँ के ज़ाहिर है अभी इस इलाके ने मज़ीद डेवलप होना है, फिर बिलख़ुसूस सयाहत ने तरक्की कर जाना है, तो इनको आप क्या मैसेज देंगे और क्या आपका पैगाम होगा यहाँ के लिए? मैं कहूँगा कि यार देखो, बिला वजह की झगड़ों में ना घुसो। हाँ, इस सियासतदान ने ये कह दिया, उस सियासतदान ने ये कह दिया, हाँ आज ये हुआ है, वो ये हुआ है, ये वक्त का ज़ाया है। ये जो है ना 24 घंटे व्हाट्सएप पे बैठ के ये वीडियो फॉरवर्ड करो, ये वीडियो फॉरवर्ड, इससे बेहतर कोई अच्छा काम कर लें। ऐसा कोई काम कर लें जिससे आपका भला हो, जिससे आपके खित्ते का भला हो, और जिससे पूरे मुल्क का भला हो। सही, ताकि आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप वाकई जब बात करें तो कोई आपको सुनने वाला हो। जी, यानी इस मुल्क और कौम और अपने मुआशरे की तरक्की के लिए अपना हिस्सा भी किसी न किसी अपना हिस्सा ही डालना होगा जी। घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मतलब मेहनत करनी होती है, काम करना होता है। जी ज़रा खोड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन मुल्की हालात, गिलगित बल्तिस्तान के हालात और आलमी हालात के तनाजुर में आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। हम आइंदा हफ्ते फिर किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।